नमस्कार, मैं विनोद शर्मा नोएडा खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं नोएडा के गांवों की, उनसे जुड़ी समस्याओं की, उनके अधिकारों की और आने वाली जटिलताओं की। साथ ही यह भी जो लोग महसूस करते हैं कि गांव में जो अभी नई समस्याएं पैदा हुई हैं उनका समाधान क्या है। आज मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं नोवरा के सदस्य जो पूरी बातें रखेंगे आप लोगों के सामने और उम्मीद है कि इस चर्चा का कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। मैं सबसे पहले जो हमारी चर्चा में भाग ले रहे हैं उनका मैं वैसे परिचय बताता हूं और बाद में सब धीरे धीरे अपने आप परिचय बताएंगे। सबसे पहले नोवरा के अध्यक्ष तोमर जी सबसे पहले बताइए कि किस गांव से जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात आप समझते हैं नोएडा के गांवों में सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम रंजन तोमर है। मैं रोहिल्लापुर गांव का निवासी हूं जो फिलहाल सेक्टर 132 है उसमें पड़ता है। और गांव की समस्याओं की जहां तक बात है, मैं सर सबसे बड़ी समस्या जो लोकतंत्र से संबंधित है, जो हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है, उससे बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो इस बात के लिए हमने यहाँ तक कि आदरणीय अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी एक रिट दायर की हुई है कि यहाँ की ग्राम पंचायत प्रणाली को 2015 में जब समाप्त कर दिया गया तो एक तरीके से यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की सबसे छोटी प्रणाली, सबसे छोटी इकाई और सबसे जरूरी इकाइयों में से एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत समाप्त होने के बाद हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर दूसरी कोई ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली लाई जाएगी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसी कोई भी सुविधा, ऐसी कोई भी शक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिली। और सिर्फ सारी जो जिम्मेदारी है, सारी शक्ति है वो नोएडा प्राधिकरण को दे दी गई है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा है जैसे नोएडा प्राधिकरण की, अगर सबसे पहली बात में इसमें नोएडा प्राधिकरण जिस एक्ट के तहत बना है उसके अंदर ही अगर आप उसके बेसिक जिस कारण से नोएडा प्राधिकरण बनाया गया है और नोएडा प्राधिकरण के कार्य करने के जो बेसिक चीजें क्या करना है नोएडा प्राधिकरण को, उसमें कहीं भी म्यूनिसिपल एक्शंस आते ही नहीं है। वो सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए बनाया गया है। लेकिन उसे जैसे कहा जाए कि एक बंदर को तैराकी की प्रतियोगिता में उतार दिया जाए या मछली से कहा जाए कि आप पेड़ पर चढ़ जाओ, इस तरीके की स्थिति नोएडा प्राधिकरण के सामने बना दी गई और नोएडा प्राधिकरण उसके लिए खुश भी है। यहाँ के गांव के लोगों के पास ना कोई लोकतांत्रिक अधिकार बचा है, ना यहाँ पे ग्राम पंचायत प्रणाली है, ना यहाँ की RWA समितियों को शहर के बराबर अधिकार या शक्तियां प्राप्त है। तो यहाँ की जितनी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोग अपनी आवाज उठा नहीं पाते, यहाँ इनके साथ शोषण होता है, शिक्षा की क्षेत्र में समस्याएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में भेदभाव की जो है पराकाष्ठा हो चुकी है। अगर आप बात करेंगे, अभी आगे बातें चलेंगी तो कितनी सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल के आएंगे कि जब आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ भेदभाव अत्यधिक रूप से किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के 80 से 81 गांव पड़ते हैं, तो यहाँ के साथ साथ मेरी बार बार ये बात होती है, हाईकोर्ट में भी हमने जो डाली है ये बात, हमने उसमें उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये इस क्षेत्र मात्र की समस्या नहीं है। आज नोएडा में ये काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके की प्राधिकरण पूरे देश में धीरे धीरे पनपते जा रहे हैं। तो क्या पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी? इस तरीके के आइलैंड्स ऑफ नॉन डेमोक्रेसी, मैं कहता हूं कि छोटे छोटे टापू, गैर लोकतांत्रिक टापू एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बनते रहेंगे? क्या हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन इसी तरीके से होता रहेगा? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इनके साथ ही सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक अपनी आवाज उठाने लायक हम लोगों को शक्ति नहीं मिलेगी, लोकतांत्रिक शक्ति नहीं मिलेगी, संवैधानिक शक्ति नहीं मिलेगी, हम अपनी समस्याओं को मजबूती के साथ प्राधिकरण, प्रशासन या पुलिस कमिश्नरी के साथ नहीं उठा पाएंगे और जिस कारण से हमारी समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। अब हमारे साथ जुड़े हैं नेक्स्ट जो वक्ता हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए और गांव का नाम और साथ में कोई जो मुद्दा आपको समझ में आ रहा है इस समय वो क्या है। जी नमस्कार, मैं विकास सवाना ग्राम मट्टा से ग्राम विकास समिति का सदस्य हूँ। जैसे कि आपने सुना है कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो समस्याएं बताई हैं कि भाई लोकतांत्रिक अधिकार हमारे सदस्य छीने गए हैं,
ये सिर्फ हम जो ग्रामवासी हैं, जो नोएडा ग्रामवासी है, ये हम जो युवा हैं, हमारे पिताजी, हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग तो चलो उनके साथ जो चीज़ें हुई, जो हो गया घट गया, वो लोग तो बोलते हैं भैया जो हुआ है, लेकिन वो हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग युवा हो, अगर आप भी अगर अपने अधिकारी को नहीं लड़ोगे तो आप लोगों का जीवन व्यर्थ है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे माता पिता ने हम लोगों को, क्योंकि बड़े स्कूल्स ऐसे होते हैं कि एडमिशंस की आप सब देखेंगे, हमारे यहाँ जो स्कूल है, जब हमारी 1976 में यहाँ से जमीनें गई थी, तो हमको हमारे जो हमारे पिताजी हैं या दादा हैं, हम लोगों को ये सपने दिखाएगा कि हम आपके जो आने वाले, जो आपके भविष्य के जो बच्चे हैं, जो आपके युवा होंगे, जो पीढ़ियां होंगी, उनको हम एक अच्छा भविष्य देंगे, तैयार करके देंगे भाई, कि हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छी नौकरी देंगे, उनको यहाँ के जो है लोगों को उनका सशक्तिकरण करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 76 में एक इमरजेंसी क्लॉज लगा के जमीन भी ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, हमारे लोगों से जमीनों के रेट भी ऐसे दिए कि 1-2 रुपए के हिसाब से दिया, जिनसे ना तो उनका भविष्य बन सकता था, ना ही वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। उसका फिर एक नई जमीन जगह भी है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल खुल गए हैं, नए स्कूल आ गए हैं, तो हम बच्चों भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, उनको शिक्षा से उनको वंचित नहीं रहने देंगे, ताकि जैसे हमारी चीजें, मूलभूत समस्या जो मेरी, उनको ना हो। लेकिन क्या हुआ, अथॉरिटी या प्रशासन या शासन ने मिलके दमन किया। उसके बाद भी क्या दमन करा कि झूठे वादे कर दिए कि भाई हम आपके गांव में की जमीन आपने ले रहे हैं और आपके ही गांव के बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी नोएडा में स्कूल हैं, सब स्कूल गांव की ही जमीन में, गांव के करीब बनाए गए हैं। लेकिन आज कम से कम 40 साल हो चुके हैं, किसी भी गांव के बच्चे का एडमिशन अगर आप जाएंगे ना, उसमें लिखेंगे कि अट्टा गांव का निवासी हूँ, या मैं सदरपुर गांव का निवासी हूँ, या मैं छड़ेरे का हूँ, या मैं अग्गापुर का हूँ। आप देखेंगे जितने बड़े स्कूल हैं सब गांव के पास है। सेक्टर 11 में गांव है, समरवेल स्कूल हो गया, केवी हो गए। तो कोई भी अगर आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन होना तय नहीं है। अब हम इतना मुश्किल, इतनी कठिनाई होती है कि, और तय कैसे होगा, तय ऐसे होगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में साफ लिखा होता है कि इनकम बताइए, आप एनुअल इनकम क्या है। अगर आपने अपने एनुअल इनकम बताई कि भाई मेरी एनुअल इनकम जो है 4 लाख है महीने की, या 3 लाख है, या साल की, तो फिर एडमिशन नहीं, आप वो सबसे पहले इनकम देखेंगे कि भाई ये हमारे फीस देने लायक है, इनकी इतनी हैसियत है कि हम इनको बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी इनकम, व्यक्ति, मैंने कई बार ऐसा होता है व्यक्ति झूठ भी लिख देता है कि 8 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, आपको तुरंत एडमिशन हो जाएगा। गांव के व्यक्ति बताइए, अब हर व्यक्ति सक्षम नहीं है। कुछ लोग ये है कि अपनी नौकरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने खुद ही मजबूत हैं, खुद ही चीजें बनाई हैं, 1-2 पैसे कमा लिया कि अगर ना करेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे उनको लिखाया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या आज भी यही है कि शिक्षा के अंदर कोई बदलाव नहीं है। और हमारे शिक्षा के अंदर मतलब सिर्फ स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा बच्चों का हमारे यहाँ पर शोषण हो रहा है। रिजर्वेशन नहीं है, सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, आप देखेंगे क्लॉज लिखे हुए हैं। लोगों ने, हमारे जैसे हमारे अंकल जी हो गए, प्रधान जी और बाकी लोगों ने, सब ने ये इतनी, मुझे लगता है कि शायद से लड़ाई लड़ी है कि भाई ये जो तुम्हें क्लॉज, कम से इनको तो मनवाया जाए, इनको तो कम से कम 5% के तो इनको कोटा दिया है, कम से कम ज्यादा ना दे, 5% दे दीजिए। आपको लगता है कि ये जो बच्चा सक्षम है उसका इंटरव्यू लीजिए, उसको कराइए, उसका एडमिशन लीजिए, लेकिन नहीं, वो चीजें नहीं है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं ग्राम विकास की कम से कम एक शिक्षा हमें दी जाए, जिससे हम अपने बच्चों को, भविष्य को आगे बच्चा बना सकें। जी नमस्कार, मेरा नाम चेतन सिसोदिया है। मैं चौड़ा गांव सेक्टर 22 नोएडा का मूल निवासी हूँ। जी, मेरे सामने जो दिख रहा है 2 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी है पार्किंग की समस्या। गांव में जगह बहुत कम बच गई है, ज्यादातर लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। पार्किंग की समस्या है और रास्तों की समस्या है। लोग बाग, जैसे हमारा गांव सेक्टर के बीच में पड़ता है, हमारा जो निकासी है वो ब्लॉक के बीच से होती है। ब्लॉक के लोग अपनी गाड़ियां रोड पे खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। फिर डेली का जो बाजार लगता है वो भी परेशान करता है गांव के लोगों को, आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये एक मूल समस्या है वो पार्किंग की और रास्तों की है। दूसरी जो समस्या है, गांव में कोई नंबर नहीं है, मकान नंबर, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी आती है। अब डाकिया कोई डाक ला के लेके आता है, वो नाम पूछता है, उस नाम पे गांव में कई लोग होते हैं, तो उससे परेशानी होती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गांव में मकान नंबर और गली नंबर डाले जाए और रास्ते बड़े थोड़े किए जाए। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम आनंद चौहान है। रायपुर खादर ग्राम विकास समिति का मैं सदस्य हूँ। ग्राम रायपुर से ही मैं ब्लॉग करता हूँ जी। मेरे सामने एक मुख्य समस्या ये है, मैं आज पहले मैं एक नोएडा और गांव के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि नोएडा के गांव अब इनकी एक ऐसी स्पेशलिटी हो गई है कि ये गांव अब गांव नहीं रहे हैं। गांव भी एक तरीके से पूर्ण सरकारी पूर्ण शहरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध शहरी हम जरूर कह सकते हैं आज के गांव को, जहां आज पहले 1 मंजिल 2 मंजिल के मकान होते थे, आज 6 मंजिल 4 5 मंजिल के मकान हो गए हैं। तो खूब डेवलपमेंट हो तो रहा है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। उनमें से एक मुख्य समस्या मैं समझता हूं कि सीवर लाइन। पहले क्या था कि 1 मंजिल 2 मंजिल के मकान होते थे तो सीवर लाइन जो डाली गई थी वो थोड़ी छोटी लाइन डाली, संकरी लाइन डाल दी गई। लेकिन अब मकान बढ़ गए हैं। एक ही मकान के अंदर जहां 4 कमरे होते थे, अब डेवलपमेंट इतना कर दिया गया है कि 6 मंजिल हो गए हैं, 7 मंजिल हो गए हैं, 40 50 कमरे हो गए हैं। तो सीवर लाइन इतनी छोटी हो गई है, बहुत ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाता है, नालियां तक जाम हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि एक तो उसमें सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि सीवर लाइन एक ऐसी चीज है या ऐसे काम है जिसको आप हर हफ्ते या हर महीने साफ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 6 महीने में भी एक बार हो जाती है, मैं समझता हूँ कि बहुत काफी है, लेकिन नहीं हो पाती है। साल भर एप्लीकेशन लगाते रहो कि भाई ये साफ कर दो, यहाँ पे ओवरफ्लो चल रहा है, जल भरा हो गया है, इसको कर दो। बहुत मुश्किल से जाके एक आध बार साफ सफाई हो पाती है। मैं समझता हूँ ये एक मुख्य समस्या है गाँवों के लिए, जो ये भी हल होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कंचन हुईया है। मैं गेजा का निवासी हूँ, पेशे से एक एडवोकेट हूँ। और अभी का जो मुद्दा है उसमें से एक मुद्दा हम बारात घरों का भी ले सकते हैं, जिसमें देखा गया है कि अभी मुझे कुछ टाइम पहले पता लगा कि नोएडा अथॉरिटी ने सारे अपने अंदर में ले लिए हैं, बट ऐसा हुआ नहीं है। अगर सेक्टरों की बातें करें तो सेक्टर के आरडब्ल्यू आज भी बारात घरों को चला रहे हैं, जबकि जितने भी गांवों के बारात घर है, एक तो हो सकता है ना हो, बट जो मेरी नजर में है, जो मैं अपने गांव का देखता हूँ आसपास का, वो नोएडा अथॉरिटी ने ले लिया है। जबकि जो सेक्टर वाले हैं, तो सेक्टर वाले तो बुकिंग कर देते हैं अपना। जब तक नोएडा अथॉरिटी गांव वाला पहुंचेगा तो उससे पहले पता लगता है कि सेक्टर वालों ने गांव वालों के बारात घर जो है वो भी बुक कर लिए हैं, जिसकी वजह से अगर पिछले 3-4 साल में देखा जाए तो जो शादी गांव में ही हो जाती थी, उन लोगों को भी अपने से 5-10 किलोमीटर दूर जाके शादी करनी पड़ रही है, जिस कारण जो है उनका और ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है। अगर वो सेक्टर वाले बारात घरों को और आसपास बुकिंग करना भी चाहे, गांव वाले जहां 10-15 हजार रुपए में मिल जाते हैं, वहीं सेक्टर वाले 30,000, 35,000, 40,000 रुपए की पर्ची करते हैं। और मेरा मानना है कि हर किसी की पॉकेट में जो है हर कोई एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई बुक कर ही नहीं सकता। तो कुछ लोगों को इस चक्कर में जो है अपने से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है। और मेरा मानना है कि जब सेक्टरों के जो बारात घर है वो आरडब्ल्यू के दिए जा सकते हैं, तो गांव की समितियां या गांव के जो पूर्व प्रधान है, तो गांव के वाले बारात घर भी उनको क्यों ना दे दी जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र चौहान, रायपुर का निवासी हूँ। एक जैसे भैया ने बताई है और भाई विकास ने बताई है, रंजन भाई ने बताई है, सिसोदिया जी ने बताया, गांव में समस्या भरमार है। एक पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये भी समाप्त हो गई है, क्योंकि अब गांव को गांव नहीं समझ रहे, ये कहते हैं शहरी क्षेत्र हो गया है। शहरी क्षेत्र, इसका मतलब फिर शहरी क्षेत्र में तो गरीबी भी खत्म हो गई। आज भी गाँव में जो हमारे नोएडा के गांव है, आज भी बहुत गरीब तबका रहता है। ना उनकी विधवा पेंशन है, ना विकलांग पेंशन है, ना वृद्धा पेंशन है, कोई भी ऐसी सुविधा जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी योजना, मकानों के लिए बहुतों को पैसा मिलता है, शौचालयों के लिए मिलता है, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही। अगर ये पंचायत चुनाव बहाली हो जाए तो शायद वो सुविधा भी मिलने लगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजय चौहान है, मैं मोगरा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ। मेरा गांव नंगली भाईपुर है। गांव में इस समय बहुत युवा पढ़ा लिखा है, लेकिन उनको कहीं भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। सबसे भारी समस्या तो ये है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, आधे से ज्यादा गाँव परेशान है, काफी लोग परेशान है, नौकरियां नहीं है।
दूसरी एक समस्या मैं बताऊं, आजकल गांव में जो है सबसे ज्यादा जो है बिजली के छापे डलते हैं। वो छापे दिन में डले तो अच्छा है, तो किसी घर में रात को 3 बजे 4 बजे आपकी आके घुसते हैं, वो गलत है। गांव में रात को लाइट चलेगी तो फोन करोगे तो भैया सुबह आएगी, सेक्टर में लाइट चलेगी तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। ये भेदभाव बहुत ज्यादा है हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, मैं नोबरा का संस्थापक सदस्य हूँ। वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन अपने संस्था के प्रति मेरा है कि दायित्व कि मैं इनके साथ समस्याओं में कोशिश करता हूँ कि समाधान करूँ। मेरा एक, बाकी तो सारा सबने बोल ही दिया है, लेकिन मेरा एक ये है कंसर्न कि जैसे जो सरकारी स्कीम्स आती हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, उसके लिए गाँव में जागरूकता फैलानी चाहिए। स्किल प्रोग्राम होते हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्किल प्रोग्राम है, कौशल ग्रामीण है, जिसमें सिलाई, बुनाई, कारपेंटरी, ये सब बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं। इसमें बेसिक ITI कोर्सेज होते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और खुद लोग सेल्फ सक्षम भी होंगे और अपना मतलब अपनी फैमिली के और अच्छा कर सकते हैं। पर वो खुद पढ़ेंगे लिखेंगे तो आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। वैसे इन ऑल टोटल जो इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए वो होने में काफी फायदा हो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनू यादव है, मैं गांव सर्फवास से हूँ और हम एक अपने गांव के लिए विकास के लिए युवा टीम सर्फवास का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में बहुत समस्याएं हैं, जैसे अभी सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। पानी आता है सप्लाई का, जिसमें कभी गंदा सीवर का पानी आने लगता है। शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि हाँ 2-3 दिन लगेगा, वेट कीजिए। और आज के समय में दिन प्रतिदिन पानी का लेवल घटता जा रहा है। पहले 60-70 फीट पे बोरिंग था, आज के समय में 200-250 फीट है। तो हम ये चाहते हैं जैसे सेक्टरों में गंगाजल सप्लाई चालू किया गया है, ऐसी गाँव में दिया जाए गंगाजल सप्लाई। और दूसरा है सेक्टरों में, सेक्टर के लोगों के लिए गैस पाइपलाइन डाला हुआ है, तो ऐसी ही गाँवों में सुविधा दी जाए गैस पाइपलाइन की। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम पुनीत राणा है, मैं छलेरा गांव का निवासी और नोबरा का सचिव हूँ। गांव में समस्या तो जैसे सभी ने बताया भरमार है, पर अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां से मैं नोएडा अथॉरिटी, जब नोएडा अथॉरिटी विकसित हुई थी तो विकास भाई के गांव के साथ हमारे गांव की जमीन सन 76 में सबसे पहले गई थी। तो जब जमीन यहाँ पे हमारी गई थी तो जो इनका हमारा एग्रीमेंट था उसके तहत अगर आज भी कोई उस एग्रीमेंट को पढ़े तो ऐसा लगता है कि वो किसान नोएडा अथॉरिटी का पार्टनर बन गया है। उसमें इतनी सुविधाएं, इतनी योजनाएं थी, इतना था, कोटा मिलेगा, नौकरियों में मिलेगा, पढ़ाई में मिलेगा, शिक्षा में मिलेगा। अथवा हुआ क्या, हम जैसे जो जो गांव जो सबसे पहले जिनकी जमीन एक्वायर की गई अथॉरिटी द्वारा, उनमें ये हुआ कि उन गाँव के पास बढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं छोड़ी गई। गाँव के बिल्कुल जहाँ लोगों के घर तक की जमीन एक्वायर कर ली गई थी और एक्वायर करने के बाद हुआ ये कि जो बगल वाला जहाँ बगल में शहर बसा वहाँ औद्योगिक विकास की जगह शायद प्रॉपर डीलिंग हुई। बाद में वो चीजें जो बहुत महंगे में बिकी, तो उसमें क्या हुआ कि गांव का और शहर का जो एक अंतर है वो इतना बढ़ गया कि गांव जो है वो आज अर्बन स्लम होके रह गया। क्योंकि हम लोग जो पुराने गांव है उन पे ऐसे बढ़ने के लिए, धरती पे बढ़ने के लिए जगह है नहीं। तो जायज बात है कि सब लोग ऊपर मंजिलें बढ़ाएंगे, उस हिसाब से सीवर नहीं है, आज सीवर नहीं है, रास्ते नहीं है, नालियां नहीं है। उस सब के लिए अगर कहीं कोई बात भी की जाए तो किससे की जाए? आज गांव वाला आदमी तो किसी के पास जाने के लिए भी नहीं है। नोएडा आज ग्राम प्रधान प्रणाली खत्म हो गई, म्यूनसिपैलिटी नहीं है। अथॉरिटी में जाने के लिए अगर आम ग्रामवासी अथॉरिटी में जाए तो अथॉरिटी का अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों के जो ये पुराने गांव है, ये अब मुझे लगता है ये अर्बन स्लम बन के रह गए हैं, कोई पहचान नहीं है और धीरे धीरे पहचान लुप्त हो जाएगी। धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो प्रधान रहे हैं रोहिल्लापुर के और बहुत दिन तक संघर्ष किया किसानों के लिए, और मैं बात करूंगा अजीत सिंह तोमर जी से। प्रधान जी, अभी आपने चर्चा सुनी जी। गांवों की जो समस्या है, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आपने शुरुआती दौर से देखा है संघर्ष। अभी जो मूल है गांव की समस्या, जो मूल है, आपने निष्कर्ष निकाला, क्या चीज़ें आपको लगती है कि आने वाले दिनों में इनका समाधान कैसे हो? नमस्कार जी। ऐसा है, जब सरकार का काम होता है, अथॉरिटी का काम होता है जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना। जब नोएडा का गठन हुआ तो इस तरह की योजना नहीं बनाई गई कि किसानों का भला हो। जन कल्याण का मतलब यही नहीं है जो नया शहर बसा रहे उनका कल्याण हो, जिनकी जमीन आप छीन रहे हैं उनके लिए भी योजना बनाई जाए। उस योजना में शिक्षा का भी इंतजाम होना था, लिखित में कर दिया
जो शुरू में हमारी जमीन ली गई थी उसमें कर दिया 5% किसानों के लिए आएंगे, लेकिन वो कहीं भी लागू नहीं हुआ। चिकित्सा का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। गाँव में चिकित्सा के लिए छोटे छोटे वो खोले जाए सरकारी अस्पताल टाइप के, न शिक्षा का है न चिकित्सा का है ना ही रोजगार का कोई किया। ऐसा है बहुत सी अथॉरिटी इस तरह की हैं कि रोजगार के लिए प्रशिक्षण देते हैं, पैसा दे दिया लोगों को, कुछ ने शादी में लगा दिया, कुछ ने गाड़ी खरीद ली, कुछ के लड़के वाई आते उन्होंने वाहियात कर दी, खर्च कर दिया। कुछ थोड़े से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने रोजगार के लिए किराए का इंतजाम कर लिया, कमरे बना लिए, जिन पे जमीन थी गाँव में दुकानें आदि बना ली। तो पहले मैं बता दूं पंचायत के बारे में, पंचायत का क्या नुकसान हुआ है। मैं 13 साल में प्रधान रहा हूँ, मेरी पत्नी भी प्रधान रही है, मेरे पिताजी भी 10 साल प्रधान रहे, शाहपुर हमारे गाँव पंचायत है, और मैं परिचय भी पूरा दे दूं, लेखक हूँ बजरंगी के नाम से, मेरी 2 दर्जन पुस्तकें भी आई हैं। तो पंचायतों का ये नुकसान हुआ है जो उन्होंने बताया। क्या गाँव में विधवा होनी बंद हो गई है? क्या गाँव में वृद्ध होने बंद हो गए? क्या अपंग होने बंद हो गए गाँव में? ये पहले जो बन चुके थे पंचायत प्रणाली खत्म होने से पहले उन लोगों को बन गए, उसके बाद किसी के नहीं बने, क्योंकि जब पंचायत ही नहीं है तो कैसे बन पाएंगे। इसके अलावा सैकड़ों योजना केंद्र सरकारी और राज्य सरकार की आती है, और वो योजनाओं की जानकारी किसान प्रधानों के पंचायतों के जरिए भी गाँव तक पहुँचती थी। वो सारी योजनाएं का गाँव में जाना बंद हो गया है। और या तो नगर पालिका बनती है, कुछ तो होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करना ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो जम्बूद्वीप बनाते जा रहे हैं। इन्हें एक सीख मिल गई। अधिकारियों को क्या पता लोगों की समस्याओं के बारे में, सरकारी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में। सरकार की योजनाएं जिस चैनल से आती है वो चैनल ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। एक बड़ी समस्या ये है किराए का जो हमने बनाया है जमीन, हम 2-3 चीजें ऐसी हैं जहाँ हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेट्रोल पंप किसी को लेना है, किसी को गैस एजेंसी लेनी है, शराब के ठेके खुले हैं गाँव में, कम से कम उन्हीं में ये कहते हैं तो गाँव वालों को प्राथमिकता मिले। अब उसके लिए जो हैसियत प्रमाण पत्र बनता है वो तहसील से बनता है। हम अगर 1 लाख रुपए महीना इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो अभी हमारी हैसियत 0 है। तहसील में हमने हैसियत प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी तुम्हारे नाम तो जमीन ही नहीं है। और गांव में अगर मान लिया किसी के पास 5 बीघे भी पैतृक जमीन है आबादी की, कम से कम 5 करोड़ की तो होगी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये कौन सी अंधेर कर दी है? हमारा तो खड़ा वोट दिया, हमारा अधिकार छीन लिया। हम अपने बच्चों को रोजगार देना चाहें, अपने गांव में दुकान कोई एजेंसी लेना चाहें, लोन लेना चाहें किसी बैंक से, हमारे पास इतनी संपत्ति है हम उस पर लोन ले लें, लेकिन हमारी संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं, 0 है हमारी संपत्ति की वैल्यू। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं गाँवों के लिए। अब एक आबादी की समस्या देख लो आप। आबादी का ये जो है एक मैंने लेख लिखा है, नौकरशाहों का अभ्यारण्य, नोएडा नौकरशाहों का अभ्यारण्य है। यहाँ नौकरशाह घूम करते हैं, ऐसे लेते हैं। उन्हें क्या पता पंचायत प्रणाली का आबादी है, जैसे आबादी को शुरू में पीपी एक्ट चला दिए किसानों पे। मोती गोयल के मेरे पास सबूत है 12 जगह उसने डीनोटिफाई करा है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 1884 में साफ लिखा हुआ है। मैं लाया हूँ सरकारी एक्ट, जो लाल किताब का है, जो इनकी लाल किताब है, उसमें लिखा हुआ है अगर सरकार को किसी को प्राधिकरण को जमीन की जरूरत नहीं है या गलत कर ली, तो गलती की थी, पैसे लेके जिनके खेत थे वो छोड़ दिए बाहर के लोगों के, और जो जिनकी आबादी वो अधिकृत कर ली। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उस जमीन को डीनोटिफाई कर सकती है अथॉरिटी। और मोती गोयल के 1 दर्जन डीनोटिफाई हुए हैं। तो ये जो 99 साल के पट्टे दे रहे हैं, बैक लीज कर रहे हैं, ये बेकार है किसान लोगों को। मैंने शुरू में उठाया जब हमने आंदोलन किया, फिर किसान लोग जो है वो कोई उनके गाँव है कोई उनके गाँव, वहाँ तो ये सोच रहे हैं मैं बोल लूँ ज्यादा। अथॉरिटी में जब मीटिंग हो हम फिर पीछे को हट गए, हमने इनका बोल बंद होगा। हमने कहा आप डीनोटिफाई क्यों नहीं करते, आप प्रस्ताव भेजो, जैसा अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजो उसी तरह नोटिफिकेशन का प्रस्ताव भेजो कि इस जमीन की हमें जरूरत नहीं है, हमारे योजना से बाहर है। गवर्नर उसे डीनोटिफाई कर देगा, ना हमें बैक लीज की जरूरत है, ना ये कमेटी की जरूरत है, ना कहीं की जरूरत है। तो इस तरह ये जो अभ्यारण्य बन रहा है, ये इस अभ्यारण्य को किसी भी तरह खत्म नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा शुरू में पंचायत प्रणाली या तो शुरू करने की या नगर पालिका बनाने की थी। ये हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी बताया
लेकिन ये अधिकारी ऐसे हैं, ये सरकार तक को घुमा देते हैं। मुख्यमंत्री को के भी कान भर दिए और कह दिया कि प्रणाली, पंचायत प्रणाली यहाँ लागू नहीं होनी चाहिए, नगर पालिका नहीं लागू होनी चाहिए, वरना नोएडा का हो जाएगा। जब नोएडा का खत्म होगा, सारा कुछ खत्म होगा, काम खत्म होगा, जमीन ही नहीं रही, तब क्या करेंगे? ये बस शासन करने को रहना चाह रहे हैं, हम हमारे ऊपर शासन करें। अथॉरिटी का काम है डेवलप करो, जीडीए है, डीडीए और सारे डेवलप करो और नगर पालिका को सौंप दो सारे अधिकार। यहाँ तो नहीं बनती और पूरे देश में तो है। ये कहेगा औद्योगिक नगर है, यहाँ जितना फैक्ट्री है उससे 4-5 गुना, लिखा हमने नो आइडिया, 4-5 गुना रेजिडेंशियल एरिया है। सेक्टरों की संख्या भी मेरे पास अब जबानी याद नहीं है, और कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है। फैक्ट्री तो गिनी चुनी है, जितनी फैक्ट्री है उनमें से चौथाई भी नहीं चल रही है, उनमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो ये नाम का औद्योगिक नगर है, वरना तो इसे इंडस्ट्रियल नगर कह सकते हैं, औद्योगिक नगर, ये जो कॉमर्शियल कह सकते हैं, रेजिडेंशियल कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं। औद्योगिक नगरी तो है ही नहीं। धन्यवाद। नोगरा अध्यक्ष के नाते रंजन जी से मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं कि क्या नोएडा के गांवों से जुड़ी हुई इन समस्याओं जो जिसमें सरकारी योजनाएं शामिल हैं, खासतौर पर जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता, विधवा, इन सारी सरकारी योजनाओं के लिए क्या नोएडा प्राधिकरण में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल आपकी बात जो है इससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप जैसे पहले भी बात हुई कि ब्लॉक में जाना पड़ता है, ग्रामीण समस्याओं से संबंधित जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ या विकलांगता प्रमाण पत्र हुआ। हमारे गांव का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे गांव में एक विकलांग लड़की है और उसकी जो सरकारी सुविधाएं जो मिलती है, मैंने एक आरटीआई के माध्यम से पता किया, कई सारी सरकारी सुविधाएं हैं जो विकलांग बच्चों को, पोलियो से ग्रसित बच्चों को, लड़कियों को अलग से मिलती हैं। वो सुविधाएं तक लेने के लिए उनका परिवार मारा फिर रहा है। मैंने आरटीआई के माध्यम से जब उसके बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन उनकी फैमिली को मैंने खुद प्रशासन के ऑफिस भेजा। वहाँ पे उनके वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं, आपको वहाँ जाना है, वहाँ नहीं, आपको ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, आपको यहाँ से ये बनवाना पड़ेगा, यहाँ से ये बनवाना पड़ेगा। तो सिंगल विंडो वाली जो बात है ये बिल्कुल आवश्यकता है। फिर वो परेशान होकर उन्होंने उस सुविधाओं का और उन योजनाओं का लाभ उठाना ही छोड़ दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं उठा सकते क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी ही नहीं हो पाती है। कई साल हो जाते हैं। वो महिला बेचारी लड़की ट्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से किसी तरह पढ़ी और किसी तरीके से वो अपना काम चला पा रही है, शादी भी नहीं हो पा रही है उसकी। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम यदि नोएडा प्राधिकरण में या नोएडा के अंदर कहीं भी ऐसा बन जाए, जो बनना चाहिए, शहर के लिए अलग और गांव वालियों के लिए अलग एक सिस्टम बनाना, ये क्रूरता भी है और हम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार है। हम लोगों को 2M दर्जे का नागरिक यहाँ का बनाया जा रहा है। कोई भी सुविधा पहले शहर में आती है, फिर हम लड़ाई करते हैं, फिर वो गांव में बनाई जाती है। पब्लिक टॉयलेट का एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, हमने शहर में पब्लिक टॉयलेट बने, हमने उसमें जो है प्रदर्शन किया, लड़ाई करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पहले कहने लगे कि एडवर्टाइजमेंट का स्कोप नहीं है, यहाँ कमाई नहीं हो सकती, हम गांव में कैसे बनाए। मतलब ये अपने आप को एक सिर्फ कमाई करने का एक प्रॉपर्टी डीलर जैसा नोएडा प्राधिकरण अपने आप को मानता है। 2 जवान औरत एक हो गई अभी हमारे गांव में। एक और अभी हमारे गांव में मैं बता दूं 2 जवान औरतें विधवा हुई हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं के नाम पर उन्हें मुझे लगता नहीं है, ना तो अभी हम प्रयास करेंगे अपने माध्यम से और तरीकों से, एनजीओ के माध्यम से, तब तो शायद कुछ मदद मिल सकती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ही इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि उस तक वो पहुंच ही नहीं पाती है। और अगर 4 योजनाएं चल रही तो शायद एक का लाभ वो किसी तरीके से हम जैसे समाज सेवियों की मदद से ले सकती हैं, अन्यथा प्राधिकरण की तरफ से या यहाँ पे राज करने वाले लोगों की तरफ से कोई भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि नोएडा ने जब प्लानिंग की गाँवों की, उस जमाने में 76 गाँव ने वही पैटर्न चला रहा है। आज समय की जरूरत के हिसाब से नोएडा की गांवों की विकास में, जैसे कि कहा कि सारे गांवों का सीवर लाइनों का, ड्रेनेज सिस्टम का युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण हो, जहाँ जहाँ जरूरत हो उसकी बात हो। दूसरी चीज़ पार्क और पार्किंग, ये सुविधा के रूप में गांव में विकसित किया जाए। इस बात से कितने सहमत? बिल्कुल सर, पूर्णतः सहमत हैं हम। ग्रामीण क्षेत्र के पास ना पार्क है, ना पार्किंग है, ना आज उनके सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, ना उनके पास, जैसे दिल्ली के गांवों का जब अधिग्रहण हुआ था तो उसके आसपास की कुछ जमीन, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपका गांव है, गांव खत्म होती है आपने अधिग्रहित कर दिया, कुछ जगह गांव के विकास के लिए आगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ी गई जो गांव के लिए थी, इसलिए नहीं कि प्राधिकरण के लिए हो।
ऐसा कोई भी सिस्टम हमारे खुद बड़े जो सीनियर अधिकारी, एक IAS अधिकारी से हमारी बात हुई थी इस विषय में, जब वो यहाँ का अधिग्रहण हुआ तब भी उस समय पे भी इस तरीके की कोई सिस्टम नहीं बनाया गया कि आगे गांव का डेवलप कैसे करेगा, आगे बढ़ेगा कैसे, आगे की समस्याएं जो आगे फ्यूचर जनरेशन से उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो ये समस्याएं हैं इनके लिए नोएडा प्राधिकरण ने कोई और आसपास जो सेक्टर बसाए गए हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग ना उसके RWO के गेट के अंदर जा सकते हैं, ना पार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम लोगों ने ऐसी कौन सी जो है गुनाह किया है जिसकी सजा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रही है? ना वो पार्क में जा सकते हैं, ना उनके गाँव में कोई पार्किंग है। हम बारात घर का मुद्दा लेके गए थे अट्टा का CO महोदया के पास, और उनसे हमने कहा कि आप पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल है गांव के अंदर बारात घर में, क्योंकि पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है, ना तो वहां पार्किंग बनाने के कोई प्रावधान बनाया गया उसके बाद भी। और जब जगह गांव के अंदर है, अवेलेबल है, और गांव में स्थिति ऐसी आ गई है कि नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग, गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि ऊपर बिल्डिंग बनाते रहना पड़ रहा है, सुविधाएं नहीं है, सारा सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पार्किंग नहीं है, छोटी छोटी गलियां रह गई हैं। वहां पे सुविधा बनाने के लिए प्राधिकरण के पास पैसे नहीं होते, बजट खत्म हो जाता है। लेकिन और चीजें ऐसे करने में, जहां एयरपोर्ट जैसी चीजें हो रही हैं, वहां पे हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं। आप दूसरा नोएडा बसा रहे हैं, यहाँ के नोएडा की समस्याओं को तो पहले पूरी करो, जब तक यहाँ की समस्याएं पूरी नहीं होंगी दूसरी जगह आप जाके समस्याओं का निस्तारण करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये समस्याएं यहाँ और क्रिएट कर रहे हैं, निस्तारण नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में नोएडा प्राधिकरण काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि इसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा हम लोगों के साथ होनी चाहिए। यहाँ तक कि कमिश्नरी, प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, हर जगह हमारे साथ भेदभाव है। और अगर हम भेदभाव की बात कहते हैं तो हमें नेगेटिव करार दे दिया जाता है कि ये तो गलत बातें कहते हैं, ये तो शिकायत करते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों के लिए, यहाँ के मूलभूत अधिकारों के लिए, यहाँ के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हम लोगों को बार बार खड़ा होना पड़ता है। यहाँ परेशानियां और इनके लिए जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए मुझे लगता है क्रांति की, एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए संस्था भी और आसपास जो भी संस्थाएं नोएडा के साथ आज उपस्थित हैं, समितियां उपस्थित हैं, ये प्रतिबद्ध हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितना हम लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं नोएडा खबर का ये विशेष प्रसारण, जिसमें आपने नोएडा शहर की चर्चा देख